हमने पिछली क्लास में त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा था, है ना। हमने पिछली क्लास में त्रिकोणमिति क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात कैसे बनता है, इसके अनुप्रयोग क्या है, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में हमने समझा था। आज हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मतलब इसके उदाहरण को सॉल्व करेंगे। लेकिन उदाहरण में जाने से पहले हमें कुछ त्रिकोणमिति के बारे में कुछ तथ्य जानना बेहद जरूरी है। देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि ये जो इसके अनुप्रयोग है, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है, और इसके जो इतिहास की बात करेंगे तो इनका क्या योगदान है और किस प्रकार से किसने किसने क्या क्या काम किए, ये सारी बातों पर हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। आज हम ये देखेंगे कि त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हल करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखना होगा और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो एक समकोण त्रिभुज है मेरे पास में। हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि भाई ये जो उपयोग में लाया जाता है समकोण त्रिभुज के लिए ही यूज किया जाता है। त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर समकोण त्रिभुज न रहे तो क्या त्रिकोणमिति नहीं लगेगी? तो लगेगी, वहां पर भी लगेगी, लेकिन समकोण त्रिभुज में उसको परिवर्तित करने के बाद, ठीक है ना। और जब बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे तो वहां पर अगर समकोण त्रिभुज नहीं भी है तो भी हम कैसे त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं उसके लिए, तो वो बातें फिर बड़ी कक्षाओं में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए, मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है। ये वाला कोण शायद आपको दिख भी रहा होगा, ये 90 अंश का कोण है ना। यहां पर मेरे पास में 52 अंश का कोण है, इस बात को ध्यान रखना। और यहां पर 38 अंश का कोण है, 38 डिग्री का कोण है। मैंने थोड़ा सा बड़ा भी लिख दिया इसको। ये 90 डिग्री 90 अंश का समकोण त्रिभुज तो हुआ ये, हाँ हुआ। एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं हम यहां पर। मान लिया जाए कि मेरे पास ये समकोण त्रिभुज है। मैं क्या करता हूं, चलिए इसको तो इतना ही बड़ा रहने देता हूं, मैं दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेता हूं इसी से। देखिए, मैंने ये समकोण त्रिभुज लिया और इसको मैं क्या करता हूं, बड़ा करता हूं। क्या हुआ? इसकी अपेक्षा ये बड़ा हो गया ना, बिल्कुल हो गया। सिंपल सी बात है, बड़ा बनाया तो बड़ा हुआ ही है, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हमने ये देखा कि ये जो भुजा की लंबाई पहले थी उसकी अपेक्षा ये भुजा की लंबाई ज्यादा हो गई। इस भुजा की अपेक्षा ये भुजा भी बड़ी हो गई, और इस भुजा की अपेक्षा ये भुजा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं, ये भुजा भी बड़ी हो गई। ये एक्चुअल त्रिकोणमिति का बिल्कुल एक बेस जिसको बोला जाता है कि ये बात बिल्कुल हमें मालूम होना चाहिए त्रिकोणमिति में। मैंने क्या किया, इसी को जूम किया। जूम मतलब बड़ा किया, लार्ज किया। तो लार्ज करने के बाद में मेरे पास में एक त्रिभुज मिला, और इस त्रिभुज की भुजाओं की अपेक्षा इस त्रिभुज की भुजाएं जो है वो कैसी है, बड़ी है। ये बातें हमें यहां पर देखने को मिली है, ठीक है। जब हमने बड़ा किया तो स्वाभाविक सी बात है, हमें ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये वाला कोण जो है इसकी अपेक्षा, जब हमने त्रिभुज को बड़ा किया तो ये वाला भी कोण बड़ा हो गया होगा इसकी अपेक्षा। जब इस भुजा की अपेक्षा ये भुजा बड़ी हो गई, इस भुजा की अपेक्षा ये भुजा बड़ी हो गई, इस भुजा की अपेक्षा ये भुजा 2 गुना हो गई मान लिया जाए, उसकी अपेक्षा डबल बना दिए यहां पर। तो क्लियर सी बात है कि जब भुजाएं बड़ी हुई तो ये वाला कोण भी बड़ा हो गया होगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर 38 अंश लिखा हुआ है। अरे यहां पर भी 38 अंश लिखा हुआ है, ऐसा जादू कैसे हुआ भाई? यहां पर 52 अंश लिखा हुआ, 52 डिग्री, यहां पर भी 52 डिग्री है। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ऐसे हुआ कैसे? मैंने बड़ा करने के बाद में भी इसके कोण जैसे के वैसे ही है। कहीं गलती तो नहीं हुई? गलती नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम छोटी क्लास से ही समझते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चाहे इतना सा त्रिभुज बना लो, चाहे कितना भी बड़ा त्रिभुज बना लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 ही अंश होगा। तो ये भी 180 ही होगा। और मैंने तो क्या है कि एग्जैक्ट त्रिभुज बना के देख लिया। और आपको अगर ऐसे नहीं दिखाई दे रहा तो आप ऐसा भी देख सकते हैं कि देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण देखिए
एग्जैक्ट बिल्कुल बराबरी का है। देखिए इस कोण ने उस कोण को ढाक दिया, और ये वाले कोण को अगर देखा जाए तो ये भी कोण बराबरी के। अरे बहुत बढ़िया काम हो गया, हमने तो सत्यापित ही कर दिया। यहां पर कोणों की माप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप त्रिभुज को कितना भी बड़ा कर दो, चाहे कितना भी छोटा कर दो, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश ही रहेगा। कहने का मतलब आप चाहे कितना भी जूम कर लो। चलिए ठीक है, एक बात तो यहां पर ये बड़ी स्पष्ट हो गई कि भैया त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कभी चेंज नहीं होगा, आप चाहे उसको कितना भी जूम कर लो। हाँ, अगर आप एक कोण की माप को बदलते हैं तो दूसरा कोण ऑटोमेटिक कम ज्यादा हो जाएगा। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, इसको कम करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। ये 90 अंश का ही अगर रखना चाहे तो ये बात हो सकती है। लेकिन जूम करने में, मतलब बड़ा करने में, यानी कि लार्ज करने में, यानी कि वैसे के वैसे ही फोटोकॉपी उसकी बड़ी करने में इसके कोणों की माप में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल भुजाओं की मापों में परिवर्तन होता है। ये बात हमने यहां पर प्रैक्टिकली देख ली। हमने यहां पर पिछली क्लास में ये देखा था कि अगर मान लिया जाए ये वाला कोण थीटा है, यानी कि इस कोण को मुख्य कोण मानते हुए, इस कोण को न्यून कोण मानते हुए अगर मैं इसके त्रिकोणमितीय अनुपात बनाऊं, इसके त्रिकोणमितीय अनुपात बनाऊं, देखिए ए बी और सी, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? और ये बात बिल्कुल अच्छे से हमें मालूम होना चाहिए कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, कास थीटा बराबरी से आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबरी से होता है लंब बटे आधार। और ये फार्मूले कैसे याद रखना है, इस बात पर हमने पिछले बार डिस्कशन कर लिया था। कॉट थीटा बराबरी से होता है आधार बटे लंब, और कास थीटा बराबरी से होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब। तो ये वाले जो सूत्र है हमने पिछले बार कर लिए थे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 1 2 3 4 और 5 और ये 6। बस पूरा का पूरा खेल अब इसके बाद में जितना भी होने वाला है वो सारा का सारा इसी के आधार पर होने वाला है। हमें ऐसा लग रहा है यहां पर, हमें ऐसा लग रहा कि मेरे पास में अगर मान लिया जाए ऐसे 2 त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम ए बी और सी है, और इसका भी नाम ए बी सी ही दे देता हूं मैं। क्यों मैं इसलिए नाम दे रहा हूं अभी समझने के लिए, क्यों? क्योंकि इसी को मैंने क्या किया, लार्ज किया, इसी को बड़ा कर दिया। अगर आपको अटपटा सा लग रहा है तो आप चाहो तो नाम भी बदल दो, पी क्यू और आर। भाई ये अलग त्रिभुज है, ये अलग त्रिभुज है, भुजाओं की माप अलग अलग है तो नाम भी अलग अलग ही दे देते हम, ठीक है, चलेगा। यदि यहां पर ए वाला कोण थीटा है और यहां पर ए वाला भी कोण क्या है, थीटा है। अब सुनिए जरा बात को। हमने पिछली क्लास में यह देखा था कि भाई समकोण त्रिभुज है ना, और जिस कोण की बात की जाती है, जिस न्यून कोण की बात की जाती है, मैंने यहां पर थीटा लिखा है, उस कोण के सामने की भुजा जो रहेगी वो हमेशा लंब रहेगी। इस बात को दिमाग में बैठाल के रखना। और 90 अंश की और थीटा के बीच की जो भुजा है ये हमेशा आधार रहेगी, और जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण रहेगी। ये फिक्स है, इस अटल है, ये कभी टल नहीं सकता, मतलब ऐसा मामला है। थीटा के सामने की भुजा लंब, बस इतने बात याद रख लो, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो बच गई वो आधार, बस इतनी बात याद रख लो, ठीक है। अभी फिर क्वेश्चन करेंगे तो फिर वहां पर और रिवीजन हो जाएगा हमारा। अब ध्यान देना, इधर यहां पर भी तो ऐसे ही होगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा,
और ये क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण हो गया, कर्ण। अब सुनिए, मुझे एक बात बताओ कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो बड़ा आसान काम है भाई। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो सूत्र लिख देता हूं मैं पहले, लंब बटे कर्ण बराबरी से लंब का मान कौन है, पी क्यू। और आधार का मान कितना है, क्यू आर, सॉरी कर्ण का मान कितना है, पी आर। पी क्यू बटे पी आर, लंब बटे कर्ण, ये होता है। अगर इस त्रिभुज में अगर देखेंगे तो क्या होगा, ए बी बटे ए सी होगा। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि हमें सूत्र मालूम है, लंब बटे कर्ण होता है, बस होता है मतलब होता है, सीधी बात ये। अब इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करना कि क्यों होता है, तो ऐसा ही क्यों होता है, तो कर्ण बटे आधार ही क्यों नहीं होता है, इस बात पर हमने पहले डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो जरूर देख लेना, उसमें ये बातें सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बड़ी अजीब सी बात लग रही मुझे, साइन थीटा बराबर से अगर इस त्रिभुज में बात करेंगे तो पी क्यू बटे पी आर, और इस त्रिभुज में बात करेंगे तो ए बी बटे ए सी। साइन थीटा का मान ऐसा हो रहा, अच्छा इसका मतलब तो ये गड़बड़ लग रहा मुझे। तो कैसा गड़बड़ लग रहा, आप बोलेंगे कि पी क्यू का मान ए बी की अपेक्षा बड़ा है। हाँ बड़ा है ना, अरे पी क्यू कितना बड़ा है, इसकी अपेक्षा डबल है। और ए सी की अपेक्षा पी आर का भी मान बड़ा है। हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो फिर इसका मान और इसका मान बराबर कैसे हो सकता है, ये बात सोचने वाली है यहां पर। कैसे बराबर हो सकता है, क्या बात सत्य लग रही है कि असत्य लग रही है कि दोनों बराबर हो गए। तो हमें ऐसा लग रहा कि नहीं यार बराबर तो नहीं हो गए, लेकिन बराबर हो गए। उसका कारण बताता हूं मैं, क्यों बराबर हो गए। मैं आपको बता दूं कि अगर मान लिया जाए कि इस त्रिभुज को आपने क्या किया, जूम किया, क्या किया, बड़ा किया, लार्ज किया, बड़ा किया आपने, इसी त्रिभुज को आपने बड़ा किया, या तो फिर इसी त्रिभुज को छोटा भी कर दिया आपने, कुछ भी कर दिया आपने, छोटा कर दिया या बड़ा कर दिया। ये देखिए छोटा कर दिया मैंने, बिल्कुल छोटा सा बना दिया यहां पर। इस भुजा की अपेक्षा ये भुजा जितनी गुना है, जैसे मान लिया जाए कि ये 3 गुना है, एक उदाहरण के तौर पर, इस भुजा की अपेक्षा अगर मान लिया जाए भुजा क्या है, 3 गुना है, तो इस भुजा की अपेक्षा भी ये भुजा 3 गुना होगी। बस इतनी सी बात समझना आपको। और इस भुजा की अपेक्षा भी ये भुजा क्या होगी, 3 गुना होगी, ऑटोमेटिक। आई बात समझ में। बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। कहने का मतलब मैंने इसी त्रिभुज को बड़ा किया, लेकिन बड़ा कैसे किया, आपके सामने किया मैंने, जूम किया उसको, जूम ऐसा, जैसे फोटो आप जूम करते हैं ना, ऐसा जूम किया। तो जब भी आप किसी फोटो को, या मान लिया जाए आपकी ही फोटो है कोई, आप स्टूडियो में गए, वहां पर फोटो खींची, और फोटो खींचने के बाद में अगर मान लिया जाए उस फोटो को आपने जूम किया, बड़ा किया, पसंद आ गई, बहुत बढ़िया फोटो है, आप फिर स्टूडियो में गए, भाई साहब जो मैंने पहले फोटो जो खींची थी उसी को बड़ी फोटो बना दो, बहुत अच्छी लग रही वो फोटो। तो जब बड़ी फोटो बनाएंगे ना, मान लिया जाए कि आपने पहली वाली फोटो में ऐसी उंगली दिखाई, ठीक है, ऐसी उंगली दिखाई, और जब बड़ी फोटो की ना तो दोनों उसमें भी ऐसी उंगली रहेगी, क्योंकि उसी फोटो को बड़ा कर रहे हैं आप। तो पहले वाले दोनों उंगलियों के बीच का कोण और बाद वाली फोटो के बीच का कोण बराबर रहेगा हमेशा, चाहे कितना भी बड़ा बना दो उसकी फोटो। और दूसरी बात, या तो आप आजमा के देखना, घर में करके देखना ऐसी एक्टिविटी, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर इस भुजा की अपेक्षा, इस उंगली की अपेक्षा उस फोटो में वो वाली उंगली अगर 10 गुना है, तो इस उंगली की अपेक्षा भी वो वाली उंगली क्या होगी, 10 गुना ही होगी।
ऐसा नहीं कि इसकी गुना, इसकी अपेक्षा वो बड़ी वाली फोटो में 3 गुना है और ये 5 गुना हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट बनता है और इसी के कारण ये क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। अब आप बोलेंगे कि त्रिकोणमिति पढ़ाते पढ़ाते कहाँ से समरूप त्रिभुज पर पहुंच गए? समरूप मतलब बड़ा सिंपल सा काम है कि छोटे से बड़ा फोटोकॉपी को जूम कर दो आप। त्रिकोणमिति इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है, समरूप त्रिभुजों के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तो अभी समझ में आएगा, अपन हम क्वेश्चन वगैरह करते रहेंगे ना तब और बातें समझ में आएगी। अब ध्यान देना, इधर ध्यान देना, समझना बात को। अब मतलब हमें ये बात पता चल गई कि भैया त्रिकोणमिति अनुपात का मान, त्रिकोणमिति अनुपात का मान चाहे छोटा सा त्रिभुज हो, चाहे कितना भी बड़ा त्रिभुज हो, उसी को कितना भी जूम कर लो, चाहे कितना भी छोटा कर लो, इनके मानों में कोई अंतर नहीं आता है। हाँ, अंतर तो आएगा, लेकिन कब? सुनिए बात को, अंतर तो आएगा कब? अब मैं जूम न करूं तब। आई बात समझ में? जूम नहीं करूंगा तब। जूम नहीं करूंगा तब मतलब, जूम नहीं करूंगा तब मतलब, देखिए मेरे पास में यहां पर एक त्रिभुज है, मेरे पास में एक त्रिभुज है ये वाला। सुनिए बात को समझना, ये वाला त्रिभुज मैं इसको ऐसा बना देता हूं, ठीक है। और इस त्रिभुज को मैं थोड़ा सा अलग टाइप का बना देता हूं। हमें अब मैंने क्या किया, अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसी त्रिभुज की बड़ी फोटोकॉपी की है आपने। की है क्या मैंने? नहीं, अब बड़ी फोटोकॉपी नहीं की है। अब क्या होगा? अब सूत्र वही का वही होगा। अगर मान लिया जाए ये थीटा है, सुनिए, मान लिया जाए कि ये 60 अंश का कोण है, ये 60 अंश का कोण है और ये वाला कोण कितना है? 30 अंश का है। मान लिया जाए कि ये कोण 60 अंश का है और ये वाला कोण कितने अंश का है? 30 अंश का है। अब देखना, साइन थीटा, साइन थीटा क्यों लिखेंगे? अरे थीटा की जगह तो अब ये कोण कितने अंश का है? 60 अंश का है, तो थीटा की जगह 60 अंश लिखो, कोई दिक्कत थोड़ी है। साइन 60 अंश बराबरी से क्या होगा? पी क्यू बटे क्यू आर। यहां पर आर है, कर्ण होगा ना पी आर, लंब बटे कर्ण। और साइन 30 अंश बराबर से, साइन 30 अंश बराबर से लंब बटे कर्ण, इसका नाम ए बी और ए सी है ना, तो क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए सी। अब दोनों बराबर नहीं होंगे, अब दोनों बराबर नहीं होंगे भैया। क्यों बराबर नहीं होंगे? क्यों बराबर नहीं होंगे? वो इसलिए बराबर नहीं होंगे कि मैंने अब त्रिभुज को, लेकिन साइन का फार्मूला वही लगेगा, त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र तो वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब मैंने क्या किया, इस त्रिभुज को मैंने बड़ा नहीं किया, अब क्या किया मैंने, दोनों त्रिभुज अलग अलग प्रकार से बनाए, इसीलिए, ठीक है। पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब जूम करते हैं तो त्रिकोणमिति अनुपात का मान कभी नहीं बदलता, और त्रिभुज जब अलग अलग रहेंगे तो इसका मान बदल जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना, इधर क्वेश्चन करने से पहले हमें और कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और वो बातें कौन सी है जरा गौर से समझना, ठीक है, गौर से समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट को पूरा बेसिक से हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, मेरे पास एक त्रिभुज है और हमने एक बात यहां पर बोली थी कि अगर ये वाला कोण थीटा है, देखिए ए बी और सी, ये वाला कोण कितना है? थीटा है। तो साइन थीटा, थीटा के सामने का कोण क्या होगा? लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार, और ये क्या बनेगा? कर्ण बनेगा, ठीक, ये वाला हो गया। अगर मैं इस त्रिभुज को घुमा देता हूं, इस त्रिभुज को घुमा देता हूं, कैसा? अरे जैसी मर्जी हो, ऐसा कर दिया मैंने, ऐसा कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, उल्टा रहे, सीधा रहे, आड़ा रहे, टेढ़ा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं है। ये जो थीटा है ना,
थीटा के सामने की ही भुजा लंब होगी हमेशा। आई बात समझ में? इसी के सामने की भुजा लंब होगी। और ये 90 अंश का कोण है तो 90 अंश और थीटा के बीच की ही भुजा आधार होगी और सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही रहेगी। आ गई बात समझ में? अभी क्वेश्चन करेंगे तो मजा आने वाला है, देखना। अभी ये तो हो गई बात इसके भुजाओं के नाम की। अब सुनिए, अगर मान लिया जाए कि आपको बोला जाता है कि साइन 30 अंश का वर्ग, ऐसा बोल दिया जाता है, इसका अर्थ क्या होगा? भाई हम मैथ से पढ़ते ही नहीं, हमें मालूम है कि x गुणित y का वर्ग होता है x का वर्ग और y का वर्ग। अरे भाई इसके भी ऊपर वर्ग लगाए, इसके भी ऊपर वर्ग लगाए तो दोनों का वर्ग हो जाता है। हम यहां पर भी दिमाग लगाएंगे कि भाई साइन है तो साइन का भी वर्ग कर देंगे और 30 लिखा है, 30 अंश लिखा है तो 30 अंश का भी वर्ग कर देंगे और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन का वर्ग और 30 का वर्ग हमें मालूम है कि 900 होता है, 900 अंश हो जाएगा। और ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होते हैं, याद रखना। अब सोचने वाली बात है तो ये तो अन्याय है भाई, यहां पर हो रहा और यहां पर नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? x और y कैसे है? यहां पर गुने में है। कैसे है? गुने में है, इसीलिए तो इनके वर्ग हो गए अलग अलग। ये जो साइन और 30 है ना, ये गुने में नहीं है, गुने में नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि साइन का मान ज्ञात करो, कास का मान ज्ञात करो, टेन का मान ज्ञात करो, कॉट का मान ज्ञात करो या सेक का या कोसेक का मान ज्ञात करो, तो आप धड़ धड़ ये फार्मूले लगाएंगे और फटाफट इसके मान ज्ञात कर लेंगे? नहीं, आपसे पूछना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा कि मुझे साइन का मान ज्ञात करना है तो इस न्यून कोण के लिए ज्ञात करना है कि इस न्यून कोण के लिए ज्ञात करना है। अगर मान लिया जाए ये A, B और C है, दो न्यून कोण है और एक समकोण है, आपको पूछना पड़ेगा कि इस कोण की बात कर रहे हैं आप कि इस कोण की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप, ये बात आपको पूछना पड़ेगा। तो मैंने बोला आपसे कि आप एक काम करो, जो कोण की माप ज्ञात करना है इस कोण के लिए ज्ञात करो। किसके लिए? इस न्यून कोण के लिए, ए बी और सी, इस कोण के लिए बात ज्ञात करो। तो जब इस न्यून कोण के, भाई दोनों में से किसी के लिए भी पूछा जा सकता है, इसके लिए या इसके लिए, कभी भी इसके लिए नहीं पूछा जा सकता है, इसके लिए नहीं निकालते मान, ये 90 अंश का कोण है, इसके लिए नहीं निकालेंगे, ठीक है। फिर बाद में बताऊंगा मैं कि क्या होता है जैसे जैसे अपना चैप्टर आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी तो इतना याद रखो कि केवल न्यून कोण की बात की जाती है, या तो इसकी या तो इसकी, बस। अब सुनिए, मैंने बोल दिया कि इस कोण के लिए ज्ञात करो, तो सीधी बात आप यहां पर ए लिखेंगे, यहां ए लिखेंगे, यहां ए लिखेंगे, यहां ए लिखेंगे और यहां पर भी ए लिखेंगे और आप फटाफट बोल देंगे इसका मान। आप तो बोलेंगे कि जब इस कोण की बात हो रही है तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी कोण त्रिकोणमिति अनुपात के साथ में लिखा जाता है उसके सामने की ही भुजा लंब होती है। इसको लंब मत लिख देना, फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, उल्टा काम हो जाएगा। इसके सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब बन गई और ये आधार बन गई, ये कर्ण बन गई। सुनिए, बड़ा आसान काम है भाई। आपके पास समकोण त्रिभुज में क्या तीन ही तो भुजा है? बहुत सारी भुजा थोड़ी है, तीन ही भुजा है। एक का नाम लंब है, एक का नाम आधार है, एक का नाम कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई। थीटा के सामने जिस कोण को त्रिकोणमिति अनुपात के साथ लिखा है उसके सामने वाली भुजा लंब हो गई और जो बची भुजा है आधार होगी। कितना आसान काम है, ठीक है। चलिए अब आप फटाफट बोल देंगे कि साइन ए बराबर से क्या होता है भाई? लंब बटे कर्ण, यानी कि BC बटे AC। कास थीटा बराबर से फटाफट बोल देंगे आपकी आधार बटे कर्ण, मतलब आधार कोण है AB है और कर्ण कोण है AC है।
टेन थीटा बराबर से आप फटाफट बोल देंगे कि लंब बटे आधार होता है, यानी कि BC बटे AB होता है, BC बटे AB होता है। और cot थीटा बराबर से आप तुरंत बोल देंगे कि AB बटे BC होगा। कितना आसान काम है। तो सोचने वाली बात यहां पर यह थी कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो साइन A लिखा है, मैंने यहां पर साइन A लिखा है, साइन A का अर्थ क्या है? क्या साइन का और A का मैंने गुना किया है क्या? यहां पर गुना नहीं किया। ये केवल सिर्फ ये बताता है कि किस न्यून कोण की बात हो रही है, केवल इतनी बात बताता है। और जब दोनों का गुना नहीं है तो इसका वर्ग क्यों करेंगे आप? इसका वर्ग क्यों करोगे? इसका मान होगा साइन का वर्ग 30 अंश। कहने का मतलब साइन 30 अंश का जो मान होगा ना, उसका वर्ग करना है। साइन 30 अंश का जो मान होगा उसका वर्ग करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। ऐसा नहीं होगा, बस ये बात याद रखो, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अब यहां पर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन बड़े आसान हैं, बढ़िया आराम से समझेंगे। एक बात याद रखना, बढ़िया आराम से समझेंगे, लेकिन उदाहरण करते करते आपकी कमांड ऐसी हो जाना चाहिए कि प्रश्नावली के क्वेश्चन खुद ही बनाने लग जाओ। आई बात समझ में? उदाहरण अच्छे से समझ लिए तो प्रश्नावली, हालांकि हम करेंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी मैं उदाहरण बताऊंगा, उसके बाद में आप प्रश्नावली के खुद ही क्वेश्चन बनाने लग जाओ। इतनी कमांड होना चाहिए। और रफ पर भी अगर आप बना के देख रहे हो तो फेर के जैसा बनाओ, ऐसा लगना चाहिए आपको कि मैं एग्जाम में बना रहा हूं, ठीक है। फिर प्रैक्टिस भी वैसी होगी, प्रेजेंटेशन भी आपका प्रॉपर होना चाहिए, सारी चीजें प्रॉपर होना चाहिए, तब 100% नंबर भी मिलेंगे। 100% थोड़ा सा आपकी काफी भी सिस्टमेटिक लगेगी, ठीक है ना। ध्यान देना इधर। अब क्वेश्चन को पढ़ना सीखो पहले, और कैसे हल किया जाता है इस बात को समझो। यदि tan A बराबर से 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोल दिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? क्वेश्चन ने ये बोला है कि भाई त्रिकोणमितीय अनुपात की बात की है क्या? हाँ बिल्कुल की है त्रिकोणमितीय अनुपात की बात। समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा। अब आप बोलेंगे कि सर आपने इसी मुंह का क्यों बनाया, इस मुंह का क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया? बना दो, कौन मना कर रहा आपको? आपको अगर ऐसा लग रहा कि नहीं ये भी ठीक नहीं लग रहा मेरे को, ऐसा बना देता हूं मैं तो तिरछा, बना दो, आपकी मर्जी है। लेकिन तिरछा तारछा काहे के लिए बनाना? जब अपने को सिस्टमेटिक बनाना है तो सीधा सीधा ही बनाओ ना त्रिभुज। ऐसा बनाओ या इधर के मुंह का बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए ध्यान देना इधर, tan A त्रिकोणमिति अनुपात के साथ में साइन हो, चाहे कास हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट, सेक, कोसेक, कुछ भी हो, कौन लिखा है यहां पर? A। बस ये हीरो है इस क्वेश्चन का, ये बात याद रखना। जो ये लिखा है ना त्रिकोणमिति अनुपात के साथ में, यही हीरो है, यही प्रश्न को ले जाएगा आपको किधर की ओर जाना है, तो यही बताएगा सब कुछ। सिंपल सी बात है कि त्रिकोणमिति अनुपात के साथ में जो भी लिखा है ना, ये लिखा है ना, तो या तो इस कोण का को ये नाम दे दो, या तो फिर इस कोण का नाम ये दे दो, किसी भी एक का दे रहा है, दोनों का नहीं। जो छोटे कोण है, न्यून कोण है ना, तो चाहो तो आप इसका नाम दे दो, चाहो तो इसका नाम दे दो। इसका दे दिया तो अब इसका नहीं देंगे, इसका दे दिया तो इसका नाम ये नहीं देंगे। क्लियर हो गई बात? गलती से भी इसका नाम ये मत दे देना, क्योंकि ये 90 अंश का कोण होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई हमें कि जो भी त्रिकोणमिति अनुपात के साथ में लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका नाम ए देना ही है। फिर आपकी मर्जी, बी इसका नाम दे दो या इसका नाम बी सी, कुछ भी दे दो इधर उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए मुझे एक बात बताओ कि अगर ये है, यानी कि थीटा है, यानी कि ये हीरो है इस क्वेश्चन का, ये जो लिखा रहता है वही रहेगा मेन, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी ना।
क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि भैया थीटा जो कोण, जिस कोण की बात की जाती है के सामने की भुजा लंब होती है, और 90 अंश और थीटा के बीच की भुजा आधार होती है। बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। बस, कर्ण मतलब सबसे बड़ा, महाभारत का सबसे बड़ा भाई पांडवों का कर्ण, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ध्यान देना इधर। यदि tan a बराबर से, मैं आपको बता दूं कि अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना। क्यों? क्योंकि बेसिक वाले जो चीजें हैं इससे रिलेटेड वो वहां पर हमने बताई है। ठीक है, अब सुनिए, tan a बराबर से कितना दिया हुआ आपको? 4/3। आई बात समझ में? मुझे एक बात बताओ, मैंने अगर लिखा 4/3, इसका मतलब क्या है? ये अनुपात में लिखा हुआ है। कैसा लिखा हुआ है? अनुपात में। वैसे भी त्रिकोणमिति अनुपात की बात की जाती है ना, तो ये अनुपात ही होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब ये होता है कि भाई इसका अगर 2 गुना कर दूं और इसका भी 2 गुना कर दूं तो 8/6 हो गया। मैंने क्या किया? इसका 2 गुना किया तो इसका भी 2 गुना किया। इसका 3 गुना करोगे तो इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा। इसका 4 गुना करेंगे तो इसका भी 4 गुना करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सबके मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। होते हैं क्या? हाँ, बराबर होते। क्यों? अरे 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 4/3 बचा कि नहीं? 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो 4/3 हुआ कि नहीं? 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4/3 हुआ कि नहीं हुआ? सबके मान बराबर होते हैं। जब भी आपको अनुपात के रूप में दिया है तो आप मतलब इसकी अपेक्षा कुछ ना कुछ गुना होगा, हो सकता है, तो ऐसे केस में इसको k और k लिख दिया करो, या 1 से लिख दो, y लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई अचर राशि का गुना कर दो ऊपर नीचे, फिक्स राशि जो ऊपर वही नीचे। तो याद रखना, ये प्रश्न की जान है। जब भी आपको अनुपात के रूप में दिया है तो आपको के लिखना है ऊपर नीचे। ठीक है, और यहां पर लिखना है माना। माना क्यों? इतना दिया है हमने, के मान लिया भैया। अब मुझे एक बात बताओ कि tan थीटा बराबर से क्या होता है? आपको मालूम है tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? BC, और आधार कौन है? AB, है कि नहीं? लंब है BC और आधार है AB। इसका मतलब BC का मान कितना होगा? 4K होगा। भाई ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर। तो इसका मान हो जाएगा कितना? BC का मान हो जाएगा 4K इकाई, और इसका मान होगा 3K इकाई। भुजाओं के मान मिल गए हमें, लेकिन अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, जैसे साइन A का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये तो होता है लंब बटे कर्ण। समस्या में फंस गए। लंब का मान तो मालूम है आपको, लंब का मान कितना है? 4K, लेकिन कर्ण का मान अभी तक नहीं मालूम। और ये बात दिमाग में रखो, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे गणित में कोई भी बात पढ़ रहे हो आप, कभी भी जब भी समकोण त्रिभुज आपको दिया है, 2 भुजाओं के मान मालूम है, तीसरी भुजा आपको नहीं मालूम और जरूरत पड़ रही है उसकी, हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। बस आई बात समझ में? हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। जब भी समकोण त्रिभुज दिया है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी हो, जब भी समकोण त्रिभुज दिया है और उस समकोण त्रिभुज में 2 भुजा कोई भी दी हो, जरूरी नहीं कि यही 2 भुजा हो, ये और ये दी हो, ये और ये दी हो, या तो ये और ये दी हो, और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है, तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। ठीक है, ये बात याद रखना। तो हम यहां पर बोलते हैं कि समकोण त्रिभुज कौन सा? ABC में, ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम।
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा लिखना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय अगर याद नहीं है, सबको याद तो होगा ही होगा, और नहीं है याद तो बड़ा आसान काम है भाई। कई तरीके से बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय को। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, ऐसा भी बोल सकते हैं। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबरी से, या कर्ण का वर्ग का मान आधार का वर्ग धन लंब के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा भी बोल सकते। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर से क्या होता है, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कितना आसान काम है, अरे बड़ी सिंपल सी बात है भाई। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, बस इतना सा काम है। कर्ण का मान कितना है, AC, इसका वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग कौन है, BC। अरे दिख रहा ना, लंब है ना ये वाला, तो इसका नाम क्या है, BC है, तो BC का वर्ग लिख दो ना। और धन आधार का वर्ग मतलब AB, यानी कि AB का वर्ग। कितना आसान काम है। अब सुनिए, सबके मान रख दो, तो AC का मान तो हमें मालूम ही नहीं है, ये तो ज्ञात करना है हमें, ये तो हमें ज्ञात करना है। बराबरी से BC का मान कितना है, तो आप बोलेंगे कि ये तो आसान काम है भाई, 4K का वर्ग रखना है हमें। और AB का मान कितना है, तो आप बोलेंगे कि 3K है, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। AC का वर्ग बराबरी से क्या होगा, तो 4 का वर्ग मतलब 16, और K का वर्ग मतलब K का वर्ग धन 3 का वर्ग यानी कि 9, और K का वर्ग मतलब K का वर्ग। और आपको मालूम है कि 16 और 9 को अगर जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, K का वर्ग ही रहेगा। 16 आम और 9 आम कितने हो गए, 25 आम हो गए कि नहीं। 16 संतरे और 9 संतरे कितने हो गए, 25 संतरे हो गए कि नहीं। अरे भाई यहाँ पर भी K का वर्ग है, यहाँ पर भी एक जैसा है ना, एक जैसा है, आम है तो आम है, केला है तो केला है, ऐसा, ठीक है। तो ये AC का वर्ग बराबरी से इतना हो गया। अब सुनिए बात को ध्यान से, AC बराबरी से हो जाएगा वर्गमूल 25K का वर्ग। लेकिन याद रखो ये प्लस और माइनस होगा, प्लस भी और माइनस भी। मुझे एक बात बताओ कि AC का मतलब क्या है, लंबाई है, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई है। AC का मतलब दो बिंदुओं के बीच की लंबाई है। और लंबाई कभी ऋणात्मक हो सकती है क्या, कभी जीवन में नहीं हो सकती लंबाई ऋणात्मक में, धनात्मक में ही होगी। और जब धनात्मक में होगी तो यहां पर क्यों माथापच्ची कर रहे हैं भाई, धन ऋण क्यों लिख रहे हैं, ऋण को हटा ही दो, धनात्मक ही रहेगा ये। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि AC का जो मान होगा 25 का वर्गमूल 5 होता है, और K के वर्ग का वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो 5K हो जाएगा। और आप बोलेंगे कि इसका मान कितना आ गया, 5K आ गया, ठीक है। और लिखने का भी तरीका ऐसा ही होना चाहिए, इंप्लाइज के नीचे इंप्लाइज लगाओ, बराबर एक के नीचे एक स्टेप लिखो। नहीं तो कोई एक स्टेप यहाँ लिख रहा, कोई उधर लिख रहा, कोई इधर लिख रहा, कोई इधर लिख रहा, फिर काटापीटी कर रहा, इधर कर रहा, वो कर रहा। साफ सुथरा लिखो, प्रैक्टिस करो। रफ पर भी कर रहे तो फिर जैसा ही लिखो, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ये बात याद रखो आप लोग, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, आपके पास में AC का मान आ चुका है, जहां पर भी कोई मान आता है तो इसीलिए करके लिखते हैं ऐसा, ठीक है ना। अब सुनिए, साइन, अब साइन A कास A, टेन A का तो मान दिया है तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कॉट A, सेक A और कोसेक A, इनके मान ज्ञात करना है। क्या बोला है प्रश्न में, प्रश्न में क्या बोला है पहले जरा पढ़ो। अब यदि tan A का मान 4/3 है तो tan A का मान नहीं लिखना आपको, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, 1 2 3 4 5,
कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। पिछली क्लास देख लेना अगर नहीं पढ़ा है तो यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। एक दिया हुआ है तो 5 बचे, तो 5 को ज्ञात करना। मैंने 10 लिखा क्या? यहां पर नहीं लिखा, ठीक है। अब सुनिए, साइन ए बराबर से क्या होता है बताइए? आप खट से बोलेंगे कि लंब बटे कर्ण। अगर पिछली क्लास अटेंड की है तो लंब बटे कर्ण। लंब कौन है? BC और कर्ण कौन है? AC। BC का मान कितना है? 4 के। और AC का मान कितना है? तो आप बोलेंगे 5 के। और K से K कैंसिल तो कितना बचा? 4 बटे 5 बचा। हो गया आंसर। इतनी सी बात थी यहां पर। काश A का मान बताइए। तो काश A मालूम है आपको, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कौन है? AB। और कर्ण कौन है? तो AC होता है यहां पर AC। AB का मान कितना है? तो आप बोलेंगे 3 के है। जैसा का वैसा ही तो लिखना है हमें। इसका मान 5 के है और K से K कैंसिल तो 3 बटे 5 आ गया। कॉट ए क्या होता है? आधार बटे लंब। सूत्र याद होना चाहिए। इसकी मैंने टेक्निक भी बताया था, AB बटे BC की सूत्र को कैसे याद रखना है। 3K 4K क्या हो जाएगा? 3K 4K। और K से K कैंसिल तो कितना हो गया? 3 बटे 4। 3 बटे 4। ये उत्तर आते जा रहे हैं, हमारे उत्तर आते जा रहे हैं। कितना आसान है। सेक ए, अरे माथा पच्ची करना ही नहीं है। आपको मालूम है सेक, काश को पलटा देते तो सेक आ जाता है। पलटा दो। AC इधर देखने की जरूरत ही नहीं। AC बटे AB बराबर से इसको भी पलटा दो ना, 5K बटे 3K। और K से K कैंसिल तो 5 बटे 3 आ गया। कोसेक, इसको पलटा दो, AC बटे BC बराबरी से 5K बटे 4K, 5K बटे 4K। और K से K कैंसिल तो 5 बटे 4। बस ये इसके उत्तर हो गए। अब आप बोलेंगे कि सर आसान काम है, अब इसको डायरेक्ट हम एग्जाम में ही करेंगे। बनेगा नहीं भैया एग्जाम में। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। और प्रैक्टिस भी करना है सिस्टेमेटिक। एक बच्चा बोलता है कि सर मैं 90 नंबर का करके आया हूँ पेपर, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन में डाउट है। और एक बच्चा बोलता है कि मैं सर 100% करके आया हूँ, 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर करके आया हूँ और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है। जब रिजल्ट आता है तो ये बच्चा बोलता है कि सर मेरे 88 नंबर आए, और ये बोलता है कि सर मेरे 70 आए नंबर। 70, 100 नंबर वाला बोलता है 70 नंबर आए। क्यों? ऐसा क्यों? तो भैया ये जो 90 नंबर का करके आया था उसने प्रैक्टिस भी ऐसी ही की थी, बिल्कुल सिस्टेमेटिक। प्रेजेंटेशन उसका सही था, प्रॉपर तरीके से जहां पर जिसकी जरूरत है वो उसने बराबर किया। और ये ओवर कॉन्फिडेंस में था, ये तो तैयारी भी अपनी प्रैक्टिस भी ऐसी करता था रफ पर, बस वो खुद ही पढ़ सकता था बस। मेहनत भी इसने ज़्यादा की थी लेकिन नंबर ये ज़्यादा लेके आया। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसने बेसिक समझा है, बेसिक इसको अच्छे से आता है और प्रेजेंटेशन इसका प्रॉपर है, तो नंबर पूरे मिलेंगे ना। क्लियर सी बात है। ठीक है? तो रफ पर भी अगर आप करते हो तो फिर जैसा ही करो, ये बात याद रखो। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये वाला। इस प्रश्न के थ्रू हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। यहां पर देखना क्या बोला है यहां पर। यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिसके लिए, अरे आगे की बात बाद में देखेंगे, पहले तो यहां पर इतनी सी बात पढ़ देखो। चलो एक बार पढ़ ही लेते फिर उसके बाद देखेंगे। जिसके लिए साइन B बराबर से साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B और कोण Q कैसे है? बराबर है। ऐसा बोला है यहां पर। दोनों कोण कैसे है? बराबर है, ऐसा बोला है। अब सुनिए, सुनिए ध्यान से। भाई समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा। हाँ बनेगा ना समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई। बना दिया मैंने समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 अंश का तो रहेगा ही रहेगा। हाँ रहेगा ना 90 अंश का कोण। हाँ ठीक। अब मैं फिर से प्रश्न को पढ़ रहा हूं। यदि कोण B और कोण Q
ऐसे न्यून कोण हो। मुझे एक बात बताओ कि इस समकोण त्रिभुज में न्यून कोण कहां पर है? ये वाला कोण तो समकोण है, तो ये और ये कोण न्यून कोण हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। तो यही तो बोला आपसे कि भैया कोण बी और कोण क्यू क्या है? न्यून कोण है। तो पहली फुर्सत में तो आप यही काम करो, एक का नाम बी दे दो और एक का नाम क्यू दे दो, न्यून कोण का नाम। गलती से भी इसका नाम बी मत दे देना 90 अंश का, या तो फिर क्यू भी मत दे देना गलती से भी। क्यू भी देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको स्पष्ट बोला है यहां पर कि एक न्यून कोण बी है और एक न्यून कोण कौन है? क्यू है। चलिए ठीक है, यहां तक तो बात हो गई। जिसके लिए साइन बी और साइन क्यू कैसे है? बराबर है, दोनों बराबर है। चलिए ठीक है, मतलब दिया है, दिया है, दिया है। क्या दिया है? आपको बोला है कि भैया ये दोनों के मान बराबर है, साइन बी का मान और साइन क्यू का मान कैसा है? बराबर है। क्लियर हो गई बात? चलिए मुझे एक बात बताओ, साइन बी का मान होगा क्या? साइन बी का मान क्या होगा? मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? साइन बी का मान क्या होगा? तो ये बी लिखा है ना यहां पर, तो बी के लिए हल करना है आपको। मतलब बी दिया है, यानी कि बी के लिए हल करेंगे, मतलब ए वाला कोण न्यून कोण होगा, ये वाला कोण। तो फिर इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। होगी कि नहीं होगी? और सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण फिक्स है, और ये आधार बन जाएगी। याद रखो बस, ये बड़ी महत्वपूर्ण, इसलिए मैं इस पर जोर देता हूं हमेशा कि भाई ये त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में जो भी लिखा है वो न्यून कोण बनेगा। अब आप बोलेंगे क्यू भी तो लिखा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। इसका नाम बी और क्यू, तो इसका नाम कुछ भी दे दो ना, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, कुछ भी नाम दे दिया हमने। अब सुनिए, साइन बी बराबर से क्या होगा? सूत्र क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि लंब बटे कर्ण होता है सूत्र, लंब बटे कर्ण होता है सूत्र। होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है ना। लंब कौन है? ए क्यू। कौन है लंब? ए क्यू। और कर्ण कौन है? बी क्यू। मतलब साइन बी का मान कितना लिख सकते हैं आप डायरेक्ट? ए क्यूब बटे बी क्यूब। हो गया साइन बी का खेल खत्म। अब सुनिए, साइन क्यू की बात करते हैं हम, साइन क्यू। अब ध्यान देना, समझना बात को, इसका खेल खत्म। किसको न्यून कोण बनाना है? किसको न्यून कोण बनाना है? क्यू को। क्यों? क्यू को बनाना है। क्यों? अरे क्यू को क्यों बनाना है भाई? क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में क्यू है, तो ये हीरो है ना इस क्वेश्चन का, इस बात का। तो क्यू न्यून कोण बनेगा, तो इसके सामने की भुजा क्या बनेगी? लंब। पहले आधार थी, अब लंब बन गई है। क्या बन गई? लंब। बड़ी भुजा तो कर्ण ही रहेगी, लेकिन ये भुजा अब आधार बन जाएगी। जो कोण बोला जाता है उसके सामने की भुजा लंब बनती है। ये दोनों आपस में बदल जाते हैं, याद रखना, न्यून कोण बदला तो। अब मुझे एक बात बताओ, साइन क्यू बराबर से क्या होता है? तो आपको मालूम है ना कि लंब बटे कर्ण ही तो होता है। सूत्र इसके लिए बदलेगा थोड़ी, सूत्र तो हमेशा वही रहेगा। लंब कौन है अब? ए बी। और कर्ण कौन है? बी क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि साइन क्यू का मान क्या है? ए बी बटे बी क्यू है। आप चाहो तो ये वाली स्टेप अलग से पहले कर सकते हैं आप, ठीक है, और न भी करें तो चलेगा। आप इस स्टेप के बाद में डायरेक्ट ये स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये भी करना है, तो ये भी आप कर सकते हो अलग से। पहले क्वेश्चन की शुरुआत ही यहां से करो, ये कर लो, फिर ये कर लो, और फिर उसके बाद में दिया है और ऐसा लिख दो।
ऐसा भी आप कर सकते हैं। मैं इसको अभी टेम्पररी हटा दे रहा हूं इधर से। अब सुनिए, आप रफ नोट करेंगे तो इसको बगल में लिख लेना, ठीक है ना। अब सुनिए, एग्जाम में जरूरी नहीं है वो सारी चीजें लिखना, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस जब कर लेंगे, इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो आप डायरेक्ट इस स्टेप को ऐसा लिख सकते हैं। कैसा? साइन बी, देखना सिंपल काम है, लिखने का तरीका देखिए। देखिए जब प्रैक्टिस हो जाती है तब ऐसा लिखते हैं। साइन बी बोला है ना, बी मतलब ये वाला, बी मतलब ये वाला कोण, तो ये क्या बना? लंब, और ये क्या बना? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यानी कि ए क्यू बटे बी क्यू हो गया। और जब ये वाला कोण बनेगा तो इस लंब कोण बनेगा ये, और कर्ण तो ये है, तो ए बी बटे बी क्यू। ज्यादा टफ थोड़ी है, ऐसा थोड़ी सी प्रैक्टिस होने के बाद में हो जाता है ऐसा, ठीक है ना। अब सुनिए, मुझे एक बात बताओ, गणित में आपको मालूम है कि ये नीचे हर अगर दोनों के बराबर है तो क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, होता ही नहीं। बराबर है, ये बाया पक्ष है, दाया पक्ष, दोनों के हर समान है तो कैंसिल हो गए। तो आप बोल सकते हैं कि ए क्यू बराबर से ए बी। हाँ, क्या पता चल गया आपको? जो ए बी वाली भुजा है, ये वाली भुजा, इस भुजा का मान और ए क्यू ये वाली भुजा का मान, ये दोनों भुजाएं कैसी है? बराबर है। 9th क्लास में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि कोई भी त्रिभुज हो, ऐसा जरूर नहीं कि समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी त्रिभुज हो, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण, देखना इस भुजा के सामने कौन सा कोण है? ये वाला। और इस भुजा के सामने का कोण कौन सा है? ये वाला। ये दोनों कोण बराबर हो गए। बराबर भुजा, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और उल्टा भी चलता है इसमें, किसी त्रिभुज के दो बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। आई बात समझ में? ये बात याद रखना है, नियम 9th क्लास का। ये ऐसा नहीं कि केवल इसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ती, 12th क्लास में भी जरूरत पड़ेगी, 9th में भी, 10th में भी जरूरत पड़ेगी। कोई भी चैप्टर हो वहां पर ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो क्या है, हम यहां पर नियम लिखेंगे, नियम लिखना जरूरी है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आ गई बात समझ में? ये दो भुजा है तो इसके सम्मुख कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। इसीलिए इस भुजा के सामने कोण B है और इस भुजा के सामने कोण Q है, तो कोण B और अतः कोण B बराबर इसे कोण Q। अरे भाई, इस कोण के बराबर ये कोण, क्योंकि इसके सामने का कोण ये है, इसके सामने का कोण सामने ही तो दिखाई दे रहा, नहीं इसके सामने ही तो है भाई। इस त्रिभुज में तीन ही तो कोण है। इस भुजा के सामने कौन सा है? ये वाला थोड़ी है, ये वाला भी कोण नहीं है, इसके सामने वाला कोण ये है, और इस भुजा के सामने वाला कोण ये है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इति सिद्धम, है ना, इति सिद्धम लिख दो या प्रूव्ड लिख दो, या जो भी लिखना है वो लिख दो। यहाँ पर यही सिद्ध करना है, ऐसा लिख दो, जो भी आपकी इच्छा है। तो कोण B और कोण Q क्या है? न्यून कोण हो तो साइन B और साइन Q दोनों बराबर है, तो इसको सिद्ध कीजिए कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। हम यहां सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, हम आगे बढ़ते। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, लेकिन इसमें क्या है, त्रिभुज पहले से दिया हुआ है, त्रिभुज पहले से दिया, चित्र पहले से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, चित्र पहले से दिया है तो अपना काम आसान हो गया। और मैं प्रश्नों को पढ़ रहा हूं पहले ध्यान से, और फिर उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे। त्रिभुज ACB में, सुनिए, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। चलिए मैं ये मान लेता हूं कि प्रश्न में डायग्राम दिया ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना,
डायग्राम दिया ही नहीं है, मैंने ये डायग्राम बनाया। क्या बोला है? त्रिभुज ACB लीजिए जिसका C समकोण है, जो ये वाला कोण है वो C है, समकोण 90 अंश वाला कोण है, जिसमें AB बराबर से 29। अरे A और B कहीं ना कहीं तो होगा, तो मैं A को इधर ले लेता हूं, B को इधर ले लेता हूं, जरूरी नहीं है। आप A को इधर और B को इधर भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि प्रश्न दिया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या बोला है, AB बराबर से 29 इकाई, ये 29 इकाई है, ठीक। AB और BC बराबर से ये वाली भुजा कितनी है? 21 इकाई है। कोण ABC बराबर से थीटा, देखिए ABC बीच में कौन है? B है ना, तो B की बात की है, ये वाला कोण कितना है? थीटा है। ऐसा देखिए बन गया ना पूरा डायग्राम, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं भी दिया तो हमने बना लिया, ठीक है। चलिए, हो सकता है कि एग्जाम में न दिया हो, ठीक है ना, क्योंकि जानकारी आपको पूरी दी हुई है। देखिए आकृति में, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए भैया। किसके मान ज्ञात करना है? साइन स्क्वायर, ये क्या बोला है यहां पर देखना पड़ेगा मुझे, क्वेश्चन अधूरा दिख रहा है यहां पर, है ना, बुक में देखना पड़ेगा। 1 मिनट, हाँ साइन थीटा थीटा है, यहां पर करेक्शन है थोड़ा सा कि ये क्या है? थीटा है। साइन कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर भी क्या है? थीटा थीटा है। तो इनके मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि साइन का मान ज्ञात करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? लंब बटे कर्ण की जरूरत पड़ेगी ना। तो इस भुजा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ये बता दो मुझे। पड़ेगी ना। कास थीटा बराबर से क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार भी दिया और कर्ण भी दिया, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है। जब तक हमारे पास में ये AC नहीं मालूम रहेगा, यानी कि लंब नहीं मालूम रहेगा, तब तक हम क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हमें तीनों भुजाओं की जरूरत पड़ रही क्या? हाँ पड़ रही ना, तीनों भुजाओं की जरूरत। तो हमें क्या, 2 भुजा, समकोण त्रिभुज दिया है, 2 भुजा दी है, समकोण त्रिभुज भी दिया है, 2 भुजा भी दी है, तीसरी भुजा नहीं मालूम। पाइथागोरस प्रमेय किसी से पूछना ही नहीं कि क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना ही है। आंख बंद करके लगाओ भैया। समकोण त्रिभुज है, 2 भुजाओं की मान दी है, तीसरी भुजा नहीं मालूम, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, ठीक है। सुनिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? ACB। याद रखना, जब भी आप समकोण त्रिभुज बोलते हैं तो ये वाला 90 अंश वाला कोण बीच में, C बीच में आना चाहिए। याद रखना इस बात को। क्या? ACB, ACB में, और पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय हमें लगाना है। क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, AB का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। मतलब AC का वर्ग, AC का वर्ग धन BC का वर्ग। AB का मान दिया आपको 29 का वर्ग हो गया, बराबर से AC का मान नहीं मालूम, तो AC का AC ही रहने दो, प्लस BC का मान मालूम है 21, तो 21 का वर्ग। आपको मैंने बता दिया कि भैया 40 तक का वर्ग याद होना चाहिए, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो कम से कम 30 तक तो होना चाहिए। 30 तक का वर्ग आपको बिल्कुल मालूम ही होना चाहिए, और नहीं मालूम तो निकाल लो। देखिए 29 का वर्ग, तो 29 गुणित 29 करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, हमें लगेगा कि नहीं टाइम। तो इसके लिए भी 60 ट्रिक याद रख लो। किसी का अगर वर्ग करना है तो क्या करो, पहले इसका वर्ग कर लो, 9 9 81 के का 1, इसका वर्ग कर दिया तो 9 9 81, 1 बचे 8। अब क्या करो, इनका सबका गुना कर दो, इसका भी और इसका भी। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, सबका गुना कर दो तो 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। आई बात समझ में? इसका और इसका सबका गुना कर दो, जितना भी दिख रहा आपको। 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36 और 8
44, जो उधर का हासिल का बचा था तो कितना हो गया 44, बचे 4। अब इसका वर्ग कर दो तो 2 दूनी 4 और 4 कितना हो गया 8, तो 841। मैंने लाइव क्लास के माध्यम से आपको टेक्निक बताया था पहले, ठीक है, कि ट्रिक है, ट्रिक से बिना रफ वर्क किए आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने ट्रिक से ऐसा कि इतना भी रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है, तो वो वाला वीडियो देख लेना आप, लाइव क्लास में आपको डला हुआ होगा बेसिक में स्क्वायर वाला, ठीक है। और नहीं तो मैं बीच में और एक आध लाइव क्लास लेके ये बातें करा दूंगा, ठीक है। हाँ चलिए, AC का वर्ग, हाँ ठीक है, धन 1 का वर्ग 1, सबका गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, इतना हो गया। ये इधर जाएगा तो कितना हो गया भाई, AC का वर्ग बराबर इसे देखिए, AC का वर्ग अपनी जगह पर है, ये इधर गया तो क्या हो जाएगा 841 ऋण 441, 841 ऋण 441। और आपको मालूम है कि भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 400 बचेगा, और AC का वर्ग, और AC बराबर से क्या हो जाएगा वर्गमूल 400। और आपको मालूम है कि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 2 शून्य है तो आधे शून्य लगाए जाते हैं। वर्ग करने की मैंने टेक्निक बताया था, ठीक है, उस वीडियो को आप देख लेना, लाइव क्लास के माध्यम से मैंने बताया था, ठीक है। तो वहाँ पर सारी चीज़ें, और फिर भी अगर कहीं दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, तो मैं एक आध क्लास लेके वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, ये सारी ट्रिक बता दूंगा। ट्रिक, क्वेश्चन देखा कि आंसर, इतनी माथा बच्ची भी नहीं करना है, तो मैंने समझाने के लिए किया था यहाँ पर। तो ये कितना हो गया 20 इकाई हो गई। बस भाई सबसे पहला काम तो ये है कि तीनों भुजा मालूम रहे, तब तो हम साइन कास का मान निकाल पाएंगे, तो हमने निकाल दिया। अब सुनिए ध्यान से सुनिए, अब क्या करते हम, कास थीटा का मान निकाल के रख देते, कास थीटा, या पहले साइन थीटा का, अब साइन थीटा का मान निकाल लेते, साइन थीटा बराबर से क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि लंब बटे कर्ण होता है। अरे ये थीटा है ना, सुनिए ये थीटा है ना, तो ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, लिखने की जरूरत नहीं होती है, और ये आधार होगी, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे AC बटे AB। AC का मान कितना है 20, और AB का मान कितना है 29। साइन थीटा का मान निकल चुका है। अब कास थीटा का मान निकालना है, तथा कास थीटा का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है BC, और कर्ण कौन है AB, तो BC यानी कि 21 बटे 29, ठीक, इतना हो गया। अब पहला भाग, 2 भाग करना है ना, हमें पहला भाग करना है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबरी से कास स्क्वायर थीटा 21 बटे 29 का वर्ग, धन ये क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इतना हो गया, और ये हो जाएगा 20 बटे 29 का वर्ग, इतना हो गया। आप देखेंगे कि 29 का वर्ग, सुनिए यहां पर हो गया 21 का वर्ग 441 बटे 29 का वर्ग कितना हुआ था, हमारे पास में आया था 841 हुआ। 20 का वर्ग कितना होता है 400, और 29 का वर्ग कितना होता है 841। और आपने देखा कि भाई इसका लघुत्तम आ जाएगा 841। जब दोनों संख्या एक जैसी होती है तो लघुत्तम उतना ही होता है उस संख्या के बराबर। 841 से भाग देंगे और इसका गुना करेंगे तो 441। अगर दिक्कत जाती है तो आपके पास लघुत्तम कितना आया 841। अरे इसमें इसका गुना कर दिया करो, 441 बटे 841। 841 से 841 कैंसिल, तो 441 बचा कि नहीं, है कि नहीं, सिंपल काम। सेम ऐसे इससे भाग देंगे तो 400। तो ये वाली भी टेक्निक मैं कई बार बता चुका हूँ, आप ये वाली टेक्निक लगा सकते हैं। और ये हो गया 841 बटे 841,
और 841 से 841 एक बार कैंसिल, तो कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। आप बोल सकते हैं कि अतः कास स्क्वायर, सुनिए कास स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, है ना, तो यहीं पर काम हो जाएगा हमारा, ठीक। और आपको तो दिख भी जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब सुनिए, अतः कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आया, 1 आया। इति सिद्धम या प्रूव्ड या जो भी लिखना चाहे आप, यही सिद्ध करना था, ये लिख दिया। एक भाग हो गया भैया। अब दूसरा भाग, दूसरे भाग में क्या बोला है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सुनिए, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको यार। क्या इंपॉर्टेंट बात, कई बच्चे क्या है यहां पर इंप्लाइज लगाते हैं, गलत। आप बोलेंगे कि क्यों अन्याय कर रहे हैं भाई इसके साथ में, इधर तो लगाया आपने, इधर क्यों नहीं लगाया। याद रखना, जब बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों को लेके हल करते हैं हम, तब इंप्लाइज लगाया जाता है, ये वाला चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। और जब केवल एक ही पक्ष लेके चलते हम, यानी कि इसमें बाया पक्ष और दाया पक्ष नहीं है क्या भाई, बीच में ऐसा, यहां पर क्या पूरी स्टेप कंप्लीट थी, बीच में बराबर का चिन्ह है। जब बराबरी का चिन्ह रहेगा तब इंप्लाइज लगाया जाता है, और जब बीच में बराबरी का चिन्ह नहीं रहेगा तब इंप्लाइज नहीं लगाया जाता है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी अच्छी, अगर लगाते हैं तो गलत माना जाता है इसको, ठीक है ना, तरीका गलत होता है, ठीक है। कास स्क्वायर थीटा कितना होगा भाई, कास थीटा का मान कितना, 21/29, और इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो गया। साइन थीटा का मान कितना है, 20/29, और इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर दिया मैंने। 441/29 का वर्ग कितना हो रहा, 841, ऋण 400/29 का वर्ग कितना हो गया, 841। आप बोलेंगे कि इसका लघुत्तम तो 841 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही है। इससे भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और इसका गुना करेंगे तो 441, ऋण इससे भाग देंगे तो एक बार, और ये 400, और 441 में से 400 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 41 और बटे 841, ठीक है। तो कास स्क्वायर थीटा, आप बोलेंगे कि अतः कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना आ गया, 41/841, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, बड़ा सिंपल सा मामला था भाई, कि एक डायग्राम दिया था, देखना फिर से और एक बार सारांश में, एक डायग्राम दिया था, और नहीं भी दिया तो आप बना लेंगे। कैसे बनाएंगे मैंने इस क्वेश्चन के शुरुआत में बताया था। दो भुजा दिए आपको, दो भुजाओं के मान दिए, तीसरी भुजा नहीं मालूम, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना ही लगाना है, बस इतनी बात याद रखो, तब तीसरी भुजा ज्ञात हो जाएगी। हो सकता कि ये दो भुजा दी है, ये नहीं मालूम, तो भी पाइथागोरस लगाओ, ये दो दी है, ये नहीं मालूम, तो भी पाइथागोरस लगाओ, ये दो दी है, ये नहीं मालूम, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, बस इतनी बात याद रखो। पाइथागोरस प्रमेय लगाई और तीसरी भुजा का मान ज्ञात हो गया। अब सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि इसमें लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। तो कर्ण में तो दिमाग लगाना ही नहीं है, क्यों, कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ठीक है, ये बात याद रखो। और थीटा के सामने जो भी ये साइन के साथ लिखा है ना, साइन कास के साथ जिसको लिखा है यहां थीटा लिखा है कि नहीं, इसलिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, बस इतनी बात याद रखो और ये आधार बन जाएगा। अब सुनिए, साइन होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा, यानी कि AC बटे तो 20/29 हो गया। कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 21/29 हो गया। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो मान रख दिया मैंने साइन थीटा का और कास थीटा का, यहां पर मान रख दिया, हल किया तो 1 आ गया, बहुत बढ़िया। मान ज्ञात करना था, अरे सिद्ध नहीं करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है, प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, मान ज्ञात करना था हमें, ठीक है।
चलिए मान ज्ञात कीजिए बोला ना, सिद्ध कीजिए नहीं बोला था इसमें। हाँ, अब कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना था, ये निकाल दिया हमने। ठीक है, मान रख रख के हल करना है हमें। चलिए ठीक है, अब उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 क्या है? एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, क्या बोला है भाई? एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर से 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर से 1 होता है। अगली क्लास में हम उदाहरण 4 और उदाहरण 5 और इसकी प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करेंगे। अभी टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम चाह रहे थे कि पूरा बेसिक क्लियर हो जाए हमारे क्वेश्चनों के साथ में। ठीक है ना? ठीक, तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, और अगली क्लास में इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं।